हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। और ये जो टॉपिक है हाइड्रोकार्बन, रीट सेकंड लेवल के लिए, आरएस के लिए, पटवार, कांस्टेबल या किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए, है ना, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स। तो देखिए हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, सिलेबस में साफ साफ इंडिकेटेड है। हाइड्रोकार्बन्स एक सामान्य जानकारी है ना। तो सबसे पहले हम देखें, हाइड्रोकार्बन नाम से पता चल रहा है, हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कार्बन तथा हाइड्रोजन, कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक, हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक, ठीक है, मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो कार्बन से और हाइड्रोजन से जो यौगिक मिलकर बने होते हैं उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। और इनकी जो स्टडी, जो अध्ययन हम करते हैं वो हम केमिस्ट्री की एक ब्रांच में करते हैं जिसको बोलते हैं कार्बनिक रसायन, है ना। कार्बनिक रसायन क्या है? रसायन विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम कार्बन और कार्बन से बने यौगिकों का अध्ययन करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स की भी स्टडी हम किसमें करेंगे? कार्बनिक रसायन में। तो कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन का क्या मतलब होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कार्बन तथा इससे बने, कार्बन तथा इससे बने यौगिकों का अध्ययन, यौगिकों का अध्ययन। ये हम जिस ब्रांच में करते हैं उस ब्रांच को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। और इस कार्बनिक रसायन की कुछ हिस्ट्री है, तो सबसे पहले हम वहीं से डिस्कस करते हैं। देखो एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कि इनमें से किस यौगिक का निर्माण सबसे पहले प्रयोगशाला में किया गया, है ना। तो कार्बनिक यौगिक या कार्बनिक रसायन में हम कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं। और इन कार्बनिक यौगिकों के बारे में सबसे पहले किसने? बर्जीलियस ने। सबसे पहले बर्जीलियस ने क्या दिया था? बर्जीलियस ने एक सिद्धांत दिया जिसे हम कहते हैं जैव शक्ति सिद्धांत, जैव शक्ति सिद्धांत। तो ध्यान रखना, जैव शक्ति सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? बर्जीलियस ने दिया, ठीक है, बर्जीलियस ने दिया। इस सिद्धांत में बर्जीलियस ने क्या बोला? बर्जीलियस ने कहा कि हम कार्बनिक यौगिकों का निर्माण प्रयोगशाला में नहीं कर सकते हैं। कार्बनिक यौगिक जो है वो एक वाइटल यानी कि दैवीय या एक जैविक शक्ति से बनते हैं। इनका निर्माण आप प्रयोगशाला में नहीं कर सकते। ये हमारी बॉडी के अंदर, प्लांट्स में, एनिमल्स में यानी सजीवों में जो कोशिकाएं होती है ये सिर्फ उनके अंदर ही बन सकते हैं। इस सिद्धांत को उसने नाम दिया जैव शक्ति सिद्धांत। इसके अनुसार कार्बनिक यौगिक अनुसार जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कार्बनिक यौगिक केवल सजीव कोशिकाओं में, केवल सजीव कोशिकाओं में, जो लिविंग सेल्स होती हैं, सजीव कोशिकाओं में ही बन सकते हैं, में ही बन सकते हैं। इन्हें आप कहाँ नहीं बना सकते? इन्हें आप प्रयोगशाला में नहीं बना सकते। इन्हें लैबोरेटरीज में यानी कि प्रयोगशाला में नहीं बना सकते। ये जो सिद्धांत था, इस सिद्धांत को नाम दिया गया बायोवाइटल थ्योरी, जैव शक्ति सिद्धांत। और ये जो जैव शक्ति सिद्धांत है किसने दिया? तो नाम याद रखिएगा मित्रों, किसने दिया? बर्जीलियस ने दिया, ठीक है। लेकिन इसके आगे, है ना, इस बर्जीलियस का ही कोई स्कॉलर, कोई शिष्य था जिसका नाम था वोहलर। उसने सबसे पहले कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया प्रयोगशाला में। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया आपके पास, वोहलर, ठीक है। वोहलर ने क्या किया? सबसे पहला यानी कि प्रथम कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया। कार्बनिक यौगिक का निर्माण कहां पर किया? प्रयोगशाला में किया, ठीक है। निर्माण प्रयोगशाला में करके बता दिया इसने, प्रयोगशाला में किया। कि नहीं कार्बनिक यौगिक जीवों में बनते हैं ये जरूरी नहीं है,
ये लैब में भी बनाए जा सकते हैं, ये सबसे पहले वोहलर ने बताया। इस वोहलर ने यूरिया का निर्माण किया और इस जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन हो गया। ठीक है, तो इस सिद्धांत को सबसे बड़ी चोट किससे लगी? वोहलर से। और वोहलर ने प्रयोगशाला के अंदर कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया और उस कार्बनिक यौगिक का नाम क्या था दोस्तों? यूरिया। तो ध्यान रखना, यूरिया इज फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच प्रिपेयर्ड इन लैब। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहला कार्बनिक यौगिक है जिसे कहां बनाया गया है? ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कहां बनाया गया है? जो लैब में बनाया गया है, प्रयोगशाला में बना निर्मित पहला कार्बनिक यौगिक है यूरिया। कैसे बनाया? तो इसने यूरिया बनाने के लिए दो अकार्बनिक यौगिकों का उपयोग किया। एक था अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट, अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट, पोटेशियम साइनेट, साइनाइड नहीं है ना, पोटेशियम साइनेट, KCNO, पोटेशियम साइनेट और अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट होता है NH4 होल ट्वाइस SO4 और पोटेशियम साइनेट होता है KCNO, पोटेशियम साइनेट। इस पोटेशियम साइनेट और अमोनियम सल्फेट के द्वारा इसने सबसे पहले बनाया किसको? अमोनियम साइनेट, यानी कि NH4 होल ट्वाइस NH4CNO, सॉरी NH4CNO, अमोनियम साइनेट का निर्माण किया। NH4CNO अमोनियम साइनेट इससे बना और साथ में बना K2SO4, पोटेशियम सल्फेट। तो इस तरह से पोटेशियम सल्फेट और अमोनियम साइनेट का निर्माण हुआ। जो ये अमोनियम साइनेट है, इस अमोनियम साइनेट के रीअरेंजमेंट से, इसके पुनर्विन्यास से, रीअरेंजमेंट हुआ, इसमें पुनर्विन्यास हुआ और इसके पुनर्विन्यास से पहला कार्बनिक यौगिक अर्थात यूरिया का निर्माण हुआ। यह है यूरिया। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कौन से दो अकार्बनिक यौगिकों का उपयोग कर वोहलर ने एक कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया? तो दो अकार्बनिक यौगिक थे, पहले का नाम था पोटेशियम साइनेट और दूसरा अमोनियम सल्फेट। इन दोनों का उपयोग करते हुए इसने सबसे पहले यूरिया का निर्माण किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण किया। समझ में आई? और कुछ हिस्ट्री के बारे में चलते हैं हम, कार्बनिक रसायन या कार्बनिक यौगिकों की हिस्ट्री। तो उसके आगे एक और बंदा आया जिसका नाम था केकुले, और केकुले ने सबसे पहले ये बताया कि कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है, और वो 4 संयोजकता वाला जो कार्बन है वो अपनी चारों संयोजकताओं को संतुष्ट करने की प्रवृत्ति रखता है। तो ये सबसे पहले बताया था केकुले ने, है ना। कुछ हिस्ट्रिकल पॉइंट्स हैं जो आप डायरेक्टली याद रखना। केकुले ने बताया, केकुले के द्वारा कार्बन क्या होता है? कार्बन चतुसंयोजी, 4 संयोजकताओं वाला चतुर्संयोजी होता है। तो सबसे पहले कार्बन की 4 संयोजकताओं के बारे में केकुले ने बताया, और यह भी बताया कि ये 4 संयोजकताएं न सिर्फ रखता है बल्कि चारों को सेटिस्फाई भी करता है, संतुष्ट भी करता है। और वो संतुष्ट करने का तरीका क्या है? तो उसने कहा ये चारों संयोजकताएं कार्बन कुछ इस प्रकार से संतुष्ट कर सकता है, 4 एकल बंध के द्वारा, 4 एकल बंध सिंगल बॉन्ड बनाकर, या 2 द्विबंध बनाकर, 2 डबल बॉन्ड बना दिए, 2 द्विबंधों के द्वारा संतुष्ट कर सकता है। ठीक है, अपनी चारों संयोजकताओं को सेटिस्फाई कर सकता है, 2 डबल बॉन्ड से, 4 एकल बंध से, या 1 डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड, यानी कि 1 द्विबंध तथा 2 एकल बंध बनाकर, और अपनी इन चारों संयोजकताओं को संतुष्ट कर सकता है किससे? 1 त्रिबंध और 1 एकल बंध के द्वारा। ठीक है, 1 त्रिबंध और 1 एकल बंध के द्वारा।
इस प्रकार से कार्बन अपनी चारों संयोजकताओं को संतुष्ट करने की प्रवृत्ति रखता है और ये 4 मेथड है चारों संयोजकताओं को संतुष्ट करने के लिए कार्बन के पास। यहां पर मित्रों आपको एग्जाम में जो सवाल पूछा जाएगा वो सिग्मा बंधों की संख्या और पाई बंधों की संख्या पे पूछा जाएगा। तो आप इस बात को जरूर नोटिस करना और जरूर ध्यान रखना कि जो त्रिबंध होता है ना, ध्यान रखना त्रिबंध के अंदर एक बंध होता है सिग्मा और 2 बंध होते हैं पाई, और जो द्विबंध होता है डबल बॉन्ड, द्विबंध के अंदर एक बंध होता है सिग्मा और एक बंध होता है पाई। ठीक है, ये इस प्रकार से कार्बन की आपको चारों संयोजकताएं देखनी है। अगर एकल बंधी है तो केवल सिग्मा बंध होंगे, द्विबंध है तो एक सिग्मा एक पाई होगा, और अगर त्रिबंध है तो एक सिग्मा और 2 पाई बंध होंगे। मैं आपको एग्जाम्पलीफाई करके बताता हूं यहीं पे, जो काफी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। देखिएगा, ये है बेंजीन, और आपको एग्जाम में सवाल भी पूछा हुआ है कि बेंजीन में कितने सिग्मा और कितने पाई बंध हैं। How many sigma bonds and pi bonds in benzene? तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है और चारों को संतुष्ट करवाना है। अभी आप देखिए, जहां जो संयोजकता नहीं दे रखी है इसका मतलब वहां पर एक हाइड्रोजन व्यवस्थित है। ठीक है, अगर कोई संयोजकता की कमी है तो वहां हाइड्रोजन है। जैसे आप देखिए इस कार्बन के ऊपर है ना, इस कार्बन पे 3 संयोजकता पूरी हो गई है, 1 2 3। एक संयोजकता की कमी है तो इसका मतलब वहां पे क्या होगा, वहां पे एक हाइड्रोजन होगा। तो इस तरह से एक एक हाइड्रोजन सारे कार्बन पे व्यवस्थित हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक ओपन डायग्राम बनाएंगे उसका। ठीक है, एक जो संरचना सूत्र है सबसे पहले हम उसको बनाएंगे, संरचना सूत्र को। अब इसमें हम काउंट कर सकते हैं कितने सिग्मा बंध होंगे और कितने पाई बंध होंगे। तो गिन लीजिए आप कितने सिग्मा बंध हुए, आप गिनेंगे तो आपको मिलेंगे 12 सिग्मा बंध। सर कौन से हुए 12? 6 तो ये वलय के हो गए, देखो है ना, ये जो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 तो बॉन्ड हो गए रिंग के और 6 हो गए हाइड्रोजन वाले। ये भी सब क्या है, ये भी सब एकल बंध है, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड होंगे। इसका मतलब 12 हो गए सिग्मा बंध, और बीच में आप देख सकते हो 3 एकांतर पाई बंध है, 1 2 और 3, मतलब 3 एकांतर पाई बंध है तो हो गया 3 पाई बॉन्ड्स। इस प्रकार से हम कह सकते हैं बेंजीन में 12 सिग्मा बंध और 3 पाई बंध होते हैं। अब आपको अगली बार एग्जाम में जरूरी नहीं है बेंजीन पूछे, आपको पूछ सकते हैं नेफ्थलीन में कितने होंगे, तो आप अपने हिसाब से एक बार खुद सॉल्व करना। नेफ्थलीन में सिग्मा बंध कितने हैं, पाई बंध कितने हैं, और एंथ्रासीन में सिग्मा बंध कितने हैं और पाई बंध कितने हैं, है ना। जरूर इसको ज्ञात करके आप खुद देखना कि आप सिग्मा और पाई बंध निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते। करेक्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए मित्रों, 2 साइंटिस्ट और हैं, उन्होंने भी कार्बनिक रसायन में बहुत ही अच्छा काम किया, और उनका नाम है वॉन हॉफ और लीबेल। और वॉन हॉफ और लीबेल ने सबसे पहले क्या बताया, इन्होंने सबसे पहले बताया कि कार्बन की जो ये 4 संयोजकताएं हैं, जो 4 एकल बंध से संतुष्ट होती है, ये चारों चतुष्फलक के रूप से व्यवस्थित होती है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है। किस वैज्ञानिक ने बताया कि कार्बन की चारों संयोजकताएं चतुष्फलक के रूप में होती है, तो उसके लिए आपका नाम आ जाएगा 2 साइंटिस्ट का। एक का नाम है वॉन हॉफ और लीबेल, वॉन हॉफ और लीबेल। इन दोनों ने क्या बताया के अनुसार कार्बन की चारों संयोजकताएं, कार्बन की जो 4 वैलेंसीज हैं, चारों संयोजकताएं जो है वो चतुष्फलक, चारों संयोजकताएं चतुष्फलक यानी कि टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय रूप से व्यवस्थित होती है, चतुष्फलकीय रूप से व्यवस्थित होती है। चारों वैलेंसीज जो है वो टेट्राहेड्रली अरेंज होती है। हालांकि इनको अरेंज करने के और भी बहुत मेथड है, देखना ध्यान से। किसी वैज्ञानिक ने कहा कि ये जो 4 संयोजकताएं हैं कार्बन की, वो इस तरह से कैसे हो सकती है, वर्ग समतलीय हो सकती है, कुछ इस तरह से। इसे हम कहते हैं वर्ग समतलीय, वर्ग समतलीय। एक वर्ग में बीच में कार्बन है और वो समतलीय है, वर्ग समतलीय। किसी ने कहा ऐसे नहीं होती है, कार्बन की जो चारों संयोजकताएं हैं वो वर्ग पिरामिडीय होती है,
इस पिरामिड के शीर्ष पर कार्बन होता है, कुछ इस तरह से। इसे हम कहते हैं वर्ग पिरामिडीय, समतल नहीं होकर के पिरामिडीय होती है, जिसे वर्ग पिरामिडीय कहते हैं। लेकिन जो सही बात थी, एक्चुअल बात, वो सबसे पहले किसने बताई? वॉन थॉप और लीबेल ने बताई कि ना तो ऐसा होता है कार्बन का अरेंजमेंट, न कार्बन का अरेंजमेंट वर्ग पिरामिडीय होता है। कार्बन का अरेंजमेंट कैसा होता है? तो इन्होंने बताया कि कार्बन का अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से चतुष्फलक के रूप से, एक समचतुष्फलक के रूप में होता है। जैसे ये आप देख सकते हो, एक समचतुष्फलक मैंने बनाया है, टेट्राहेड्रल। तो इसकी जो चारों संयोजकताएं हैं वो इस तरह से समचतुष्फलक के रूप में समचतुष्फलकीय होती है। तो ये जो कार्बन की संरचना है, चारों संयोजकताओं को संतुष्ट करने की प्रवृत्ति, ये एक समचतुष्फलक के रूप में होती है। सबसे पहले ये वॉन थॉप और लीबेल ने बताया। इज दैट क्लियर? अब हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन्स जो हैं, इनको कैसे और कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो देखिए मित्रों, हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण मैं आपको बता रहा हूं, कंप्लीट क्लासिफिकेशन के हाइड्रोकार्बन्स कितने प्रकार के होते हैं। सो बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा। हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं खुली श्रृंखला वाले और एक को बोलते हैं बंद श्रृंखला वाले, है ना। एक को बोलते हैं हम कौन सा? खुली श्रृंखला वाले, ओपन चेन, खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन, जिनको एक और नाम हम दे सकते हैं अचक्रीय या विवृत, है ना। विवृत हाइड्रोकार्बन, अचक्रीय या विवृत, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, विवृत हाइड्रोकार्बन। ये खुली श्रृंखला वाले होते हैं। इनमें जो एंड्स हैं वो फ्री होते हैं, ठीक है, वो वापस आपस में मिलते नहीं है, चक्र नहीं बनाते, उसको बोलते हैं एसाइक्लिक। दूसरे हाइड्रोकार्बन है बंद श्रृंखला वाले, बंद श्रृंखला वाले, और इनको हम बोलते हैं क्लोज चेन। बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन क्लोज चेन या संवृत कहते हैं इनको, बंद वृत्त के अंदर, ठीक है, इनको बोलते हैं संवृत हाइड्रोकार्बन, या दूसरा नाम हम दे सकते हैं एक और, इन्हें हम बोलते हैं चक्रीय हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। वर्गीकरण को ध्यान से देखना। जो ओपन चेन है ना, खुली श्रृंखला वाले जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं सैचुरेटेड, सैचुरेटेड का मतलब होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड। और एक होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं असंतृप्त, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। संतृप्त का मतलब होता है ऐसे हाइड्रोकार्बन या ऐसे अचक्रीय हाइड्रोकार्बन जिनमें केवल सिग्मा बंद होते हैं, केवल एकल बंद, केवल एकल बंद अगर हाइड्रोकार्बन में हो तो उसे हम बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन को ही हम दूसरा नाम क्या देते हैं? एल्केन्स। संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स क्या कहलाते हैं? एल्केन कहलाते हैं। और इन एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स को हम बोलते हैं एल्केन, और एल्केन का एक सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। जैसे कि मेथेन, है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेथेन CH4 या एथेन CH3। जो एल्केन्स होते हैं इनमें कार्बन कार्बन के मध्य 109 डिग्री 28 मिनट का बंध कोण होता है, और जो व्यवस्था है वो चतुष्फलकीय होती है। तो ये चतुष्फलकीय कार्बन होता है जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य 109 डिग्री 28 मिनट का बंध कोण होता है, ठीक है, 109 एंड 28 मिनट्स का बंद कोण होता है, और चतुष्फलकीय होते हैं। और साथ में आप जरूर ध्यान रखना, जिस पर सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, कि एल्केन में कार्बन कार्बन की बंध लंबाई कितनी होती है। तो एल्केन में कार्बन कार्बन की बंध लंबाई 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं।
ठीक है। अनसैचुरेटेड का मतलब है जिसमें द्विबंध हो या जिसमें त्रिबंध हो, डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड। अगर डबल बॉन्डेड है, द्विबंध युक्त है वो, तो हम उसको बोलते हैं एल्कीन, ठीक है। और अगर त्रिबंध युक्त है तब हम उसको बोलते हैं एल्काइन। तो अनसैचुरेटेड या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो होते हैं, द्विबंध वाले असंतृप्त को बोलते हैं हम एल्कीन और त्रिबंध वाले असंतृप्त को हम बोलते हैं एल्काइन, ठीक है। मैं अंतर यही बता रहा हूं साथ में, ताकि आपको एक ही साथ पूरा जो है टॉपिक क्लियर हो जाए वर्गीकरण का। बोर्ड पे देखना, एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो बीच में अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा जैसे कि एल्कीन। और एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में बंध कोण 120 का होता है। इनकी ज्यामिति होती है, कार्बन कार्बन की जो व्यवस्था है वो कैसी होती है, त्रिकोणीय, ट्राइगोनल, त्रिकोणीय होती है। और इनकी जो बंध लंबाई है, जरूर याद रखना दोस्तों, इनकी बंध लंबाई 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है। मतलब कि सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ से थोड़ी कम होती है डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ, क्योंकि पाई बंध बनते ही बंध लंबाई में थोड़ी कमी आ जाती है। तो इनकी बंध लंबाई 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है। तीसरा देखो, एल्काइन। एल्काइन का सिंपल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। CnH2n-2। एग्जाम्पल जैसे कि एसिटिलीन या एथाइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें एक सिग्मा बंध, दो पाई बंध है। अब अपन देखें इनमें कार्बन कार्बन का बंध कोण कितना होगा, तो ध्यान रखना 180 डिग्री का बंध कोण होगा। अगर 180 डिग्री है तो रेखीय हो गई ज्यामिति, है ना। तो ये रेखीय ज्यामिति रखते हैं, रेखीय ज्यामिति। साथ में इनकी जो बंध लंबाई है, देखो एक और पाई बंध बढ़ गया तो बंध लंबाई और कम हो जाएगी। इनकी बंध लंबाई होती है 1.20 एंगस्ट्रॉम। तो कार्बन कार्बन के बीच बंध लंबाई और कम हो जाती है 1.20 एंगस्ट्रॉम। बात समझ में आई आपको। तो ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, एक एक पॉइंट में आपको और जरूर बताऊंगा, वो भी आप डायरेक्टली याद रखना। अगर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन है तो कार्बन का संकरण होगा sp3। अगर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन है तो संकरण होगा sp2। और अगर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्काइन है तो उसका संकरण होगा कार्बन का sp संकरण। इज दैट क्लियर। तो ये था खुली श्रृंखला वाले यानी कि अचक्रीय। अब देखते हैं बंद श्रृंखला वाले या चक्रीय कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, चक्रीय हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं एलिसाइक्लिक और एक को बोलते हैं एरोमेटिक। ये दो होते हैं, एक कहलाता है एलिसाइक्लिक और एक कहलाता है एरोमेटिक। एरोमेटिक के बारे में हम आगे डिस्कशन डिटेल में करेंगे थोड़ा। एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक क्या है, दोनों चक्रीय हैं, ठीक है। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में बस अंतर इतना ही है कि एलिसाइक्लिक जो है वो कम स्थायी होते हैं, जबकि एरोमेटिक जो है वो अधिक स्थायी होते हैं। एरोमेटिक अधिक स्थायी होते हैं और एलिसाइक्लिक कम स्थायी होते हैं, ठीक है। अब ये जो एलिसाइक्लिक है, एलिसाइक्लिक का मतलब चक्र होगा, चक्रीय हाइड्रोकार्बन होगा, लेकिन उस चक्र में जरूरी नहीं है कि कार्बन का ही चक्र हो, कार्बन के अलावा कोई दूसरा परमाणु भी आ सकता है। मतलब एलिसाइक्लिक दो होते हैं, एक को कहते हैं होमोसाइक्लिक और एक को कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक और एक हो गया हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। वैसे ही एरोमेटिक भी दो होते हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। तो एरोमेटिक भी दो होते हैं, एक को कहते हैं होमोसाइक्लिक और एक को हम बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक। इन दोनों के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। होमो और हेट्रो के एग्जाम्पल क्या है। पहले आप देखिए एलिसाइक्लिक में क्या आता है। एलिसाइक्लिक मतलब कार्बन कार्बन का चक्र होगा, हो सकता है उस चक्र में कार्बन के अलावा दूसरा परमाणु भी आ जाए। जैसे ये है साइक्लोप्रोपेन, तो ये है ऑक्सीरेन। देखिए आप, दोनों चक्रीय हैं, ये भी चक्रीय, ये भी चक्रीय, लेकिन इसमें कार्बन कार्बन का चक्र है और यहां पर कार्बन के चक्र के अंदर बीच में कोई दूसरा परमाणु भी आ गया, जैसे कि ऑक्सीजन परमाणु आ गया। और ऑक्सीजन परमाणु आ गया तो ये बन गया हेट्रोसाइक्लिक, मींस कार्बन के चक्र के अलावा कोई दूसरा परमाणु भी मौजूद हो तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक।
और ये होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक संतृप्त भी हो सकते हैं, असंतृप्त भी हो सकते हैं, डबल बॉन्ड वाले भी हो सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले भी हो सकते हैं। जैसे ये होमोसाइक्लिक है तो ये डबल बॉन्ड वाला भी हो सकता है, जैसे ये साइक्लोएल्कीन है ना। हेट्रोसाइक्लिक भी डबल बॉन्डेड हो सकते हैं, जैसे ये है, ये 4 मेंबर का हेट्रोसाइक्लिक विद डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो इनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे एरोमेटिक के बारे में, होमो एरोमेटिक और हेट्रो एरोमेटिक्स क्या होते हैं। तो आगे देखते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, है ना। व्हाट आर द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। आप एक सिंपल एग्जांपल देखिएगा, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं ये कितने प्रकार के होते हैं। जैसे ये है एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन, ठीक है, और ये भी एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसको हम बोलते हैं बेंजीन। ये बेंजीन दोनों ही असंतृप्त है। असंतृप्त का मतलब होता है पाईबंद का होना, तो इसमें भी पाईबंद है, इसमें भी पाईबंद है, दोनों ही असंतृप्त हैं। अब आप देखिए, अगर मैं इसकी अभिक्रिया किसी यौगिक के साथ करता हूं, मान लो मैंने इसकी अभिक्रिया क्लोरीन के साथ की, तो ये पाईबंद टूट जाएगा और पाईबंद टूटकर दोनों ही कार्बन पर एक एक Cl आकर जुड़ जाएगा। ये Cl जुड़ गया, है ना। और हम जानते हैं ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, ये अभिक्रिया सर योगात्मक अभिक्रिया हुई, क्योंकि एक बंध टूटा और 2 जने उस पर जुड़े, यानी कि योगात्मक अभिक्रिया संपन्न हुई। चलिए, तो इसका मतलब सर ये हुआ कि इसके पास भी पाईबंद है, तो अगर मैं इसके ऊपर भी क्लोरीन की अभिक्रिया करवाऊंगा Cl2 की, तो एक पाईबंद टूटना चाहिए और 2 Cl लगने चाहिए, लेकिन देखो ऐसा नहीं होता है ना। ये पाईबंद को तोड़ने ही नहीं देता है, बल्कि ये अपना एक हाइड्रोजन Cl के द्वारा प्रतिस्थापित कर देता है। जो यहां पर हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन हट जाता है और उसकी जगह Cl आ जाता है। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे हुआ, असंतृप्त तो ये भी है, असंतृप्त तो ये भी है, तो इसको भी योगात्मक अभिक्रिया देनी चाहिए थी, लेकिन ये योगात्मक अभिक्रिया नहीं दे रहा। उसके स्थान पर कौन सी अभिक्रिया दे रहा है, रिप्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया दे रहा है। तो अब यहीं से आपकी परिभाषा आ गई कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। क्यों कर रहा है ऐसा, क्योंकि ये एल्कीन जो है वो कम स्थायी है, अस्थायी है, जबकि बेंजीन जो है वो स्थायी है। इसी स्थायित्व का जो कारण है, उस कारण को हम बोलते हैं एरोमेटिकता, और ऐसे यौगिकों को हम बोलते हैं एरोमेटिक। डेफिनेशन क्लियर हुई। अब परिभाषा खुद बना दो। वे का हाइड्रोकार्बन, है ना, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें बहुत ज्यादा असंतृप्तता होती है, जो अत्यधिक असंतृप्त होते हैं, लेकिन फिर भी योगात्मक अभिक्रिया के स्थान पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। तो असंतृप्त होते हुए भी योगात्मक न देकर के प्रतिस्थापन अभिक्रिया दे, ऐसे स्थायी हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्लियर हुई डेफिनेशन। तो क्या परिभाषा हुई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की, वे हाइड्रोकार्बन जो अत्यधिक अस्थायी, वे हाइड्रोकार्बन जो अत्यधिक जो है असंतृप्त, लिखूंगा मैं यहां पे, है ना, जो अत्यधिक असंतृप्त होते हुए भी, अत्यधिक असंतृप्त होते हुए भी प्रतिस्थापन योगात्मक अभिक्रिया के स्थान पर, योगात्मक अभिक्रिया के स्थान पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल ऊपर मैंने लिख रखा है, सबसे कॉमन एग्जाम्पल जिसका नाम है बेंजीन। एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है और स्थायी होता है। ये जो एरोमेटिक शब्द है ये एक शब्द से लिया गया है जिसका नाम है एरोमा। तो एरोमेटिक की कुछ खूबियां मैं आपको बता रहा हूं। जो एरोमेटिक शब्द है ये किससे लिया गया है, ये लिया गया है शब्द एरोमा से, और एरोमा का मतलब होता है सुगंधित, एरोमा का मतलब होता है सुगंधित पदार्थ, सुगंधित पदार्थ, है ना। एरोमेटिक शब्द कहां से लिया गया है, एरोमेटिक शब्द लिया गया है
एरोमा से, और एरोमा का मतलब होता है सुगंध युक्त पदार्थ, एरोमा। इसी एरोमेटिक जो यौगिक होते हैं जितने भी, ध्यान रखना कुछ मैं फीचर्स बता रहा हूं आपको कि एरोमेटिक यौगिक अत्यधिक स्थायी होते हैं, अत्यधिक स्थायी होते हैं। और अगर आपको एग्जाम में पूछ ले कि ये स्थायी क्यों होते हैं, तो उसका कारण दोस्तों याद रखना, जो मैं स्पेशली लिख रहा हूं, ये अत्यधिक स्थायी होते हैं, उसका कारण है अनुनाद, रेजोनेंस। अनुनाद की वजह से, अनुनाद के कारण ये अत्यधिक स्थायी होते हैं, असंतृप्त होते हुए भी स्थायित्व का कारण है अनुनाद। नेक्स्ट बात क्या ध्यान रखनी है, ये कैसे जलते हैं। जब हम एरोमेटिक यौगिकों को जलाते हैं तो ये काले धुएं के साथ जलते हैं, तो समझ लीजिए यौगिक एरोमेटिक है, ठीक है। तो जलाने पर काले धुएं के साथ जलते हैं, काले धुएं के साथ में जलते हैं। तो जलाने पर ये काला धुआं देते हैं, तो हम समझ लीजिए यौगिक एरोमेटिक है। और ये जल में अविलय होते हैं, पानी में विलय नहीं होते हैं, पानी के स्थान पर ये कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हो गया हमारा सामान्यतः जल में अविलय, लेकिन किसमें विलय होते हैं, कार्बनिक विलायकों में विलय, कार्बनिक विलायकों में घुल जाते हैं, विलय होते हैं, ठीक है। एरोमेटिक शब्द जो है उसका सबसे कॉमन और बेस्ट एग्जांपल है बेंजीन, जिसकी खोज माइकल फेराडे ने की थी। तो ध्यान रखना, बेंजीन की खोज फेराडे ने की, सबसे कॉमन ना एरोमेटिक यौगिकों का सबसे सिंपल एग्जांपल। तो एरोमेटिक यौगिकों का जो प्रधान सदस्य है ना, फर्स्ट मेंबर जो है, फर्स्ट मेंबर, पहला जो सदस्य है वो बेंजीन होता है। बेंजीन है जिसकी खोज किसने की, जिसकी खोज माइकल फेराडे ने की। लेकिन बेंजीन की संरचना किसने दी, तो ध्यान रखना, बेंजीन की संरचना सबसे पहले केकुले ने स्पष्ट की थी, परंतु बेंजीन की संरचना केकुले के द्वारा दी गई, क्लियर। तो ये एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन हो गया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते क्या है। अब देखो, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं होमोसाइक्लिक और एक को बोलते हैं हम हेट्रोसाइक्लिक, और उनके आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। तो ये आपका क्लासिफिकेशन कंप्लीट होगा। किसका क्लासिफिकेशन, हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन। तो मैं आपको दोनों कैटेगरीज बता देता हूं। एक है जिसका नाम है होमोसाइक्लिक एरोमेटिक, मतलब एक ऐसा एरोमेटिक यौगिक जिसके वलय जो है उसमें केवल कार्बन हो। होमोसाइक्लिक का मतलब है ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें वलय में केवल कार्बन हो। तो वलय जो होती है रिंग, उसमें केवल कार्बन होते हैं, वलय में केवल कार्बन, उसके अलावा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं होता है, सिर्फ कार्बन होता है, तो हम उसको बोलते हैं होमोसाइक्लिक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बेंजीन क्या है, सारे कार्बन से मिलकर बना एरोमेटिक यौगिक है, तो ये होमोसाइक्लिक होता है बेंजीन। इसी तरह से दो बेंजीन रिंग को जोड़ दो अगर आप, एक बेंजीन रिंग और उसके साथ में ये दूसरी बेंजीन रिंग, अगर आप दो बेंजीन रिंग को जोड़ते हैं तो बोलते हैं नेफ्थलीन। बेंजीन दूसरा है, नेफ्थलीन मतलब दो बेंजीन रिंग। और अगर तीन बेंजीन रिंग जुड़ी हो तो उसको बोलते हैं एंथ्रासीन। ध्यान रखना मित्रों, मैंने तीनों की संरचना बनाई है, आपका काम क्या है, इनमें सिग्मा बंध और पाई बंध को ढूंढना और कमेंट करके मुझे बताना कि इनमें कितने, नेफ्थलीन में कितने सिग्मा और पाई है और एंथ्रासीन में कितने सिग्मा बंध और पाई बंध हैं। एंथ्रासीन का एक और नाम होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं ग्रीन ऑयल, हरा तेल, ग्रीन ऑयल या एंथ्रासीन। ये तीनों जो संरचनाएं हैं ये होमोसाइक्लिक एरोमेटिक की है, जिसमें रिंग में केवल क्या है, कार्बन है, ठीक है।
अगर कोई ऐसा हाइड्रोकार्बन भी है जिसमें रिंग में कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट हो तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक, विषम चक्रीय एरोमेटिक, हिंदी में बात करें तो विषम चक्रीय, ऊपर वाले की हिंदी हो गई समचक्रीय। तो विषम चक्रीय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? इसमें क्या होगा, वलय में कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट भी आ जाएगा, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर। मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बताता हूं, आप इनके नाम और संरचना डायरेक्टली याद रखना। जैसे ये है सबसे पहला, इसमें मेंबर जो है कार्बन से रिंग में, लेकिन एक साथ में क्या आ गया, नाइट्रोजन आ गया, तो इसको हम बोलते हैं पाइरोल। पाइरोल है ना। ऐसे ही अगर ऑक्सीजन आ जाए तो हम उसको बोलते हैं फ्यूरेन। ये हो गया फ्यूरेन, अगर ऑक्सीजन आ जाए तो फ्यूरेन। अगर नाइट्रोजन के 5 मेंबर की रिंग में नाइट्रोजन आ गया तो पाइरोल। अगर सल्फर आ जाए यहां पर तो हम उसको बोलते हैं थायोफीन। ध्यान से सुनना, इनके नाम इंपॉर्टेंट है। ये थायोफीन भी एक विषम चक्रीय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। और अगर 6 मेंबर हो रिंग में जिसमें से एक नाइट्रोजन हो, 6 मेंबर और एक नाइट्रोजन, ये तो है 5 मेंबर के साथ नाइट्रोजन तो पाइरोल, 6 मेंबर के साथ नाइट्रोजन हो तो इसको बोलते हैं पिरिडिन। क्या बोलते हैं? पिरिडिन। ये सारे एग्जाम्पल क्या हैं? विषम चक्रीय हाइड्रोकार्बन और ये है समचक्रीय हाइड्रोकार्बन, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। आपको एग्जाम में ये एग्जाम्पल पूछे जाएंगे, इनमें से कौन सा एक विषम चक्रीय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो इन 4 एग्जाम्पल को आप याद रखना, क्योंकि आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये 4 एग्जाम्पल बहुत हैं। वैसे तो ये हजारों होते हैं, ये 4 एग्जाम्पल आप ध्यान रखना, पाइरोल, फ्यूरेन, थायोफीन और पिरिडिन। इज दैट क्लियर? तो हमने हाइड्रोकार्बन का पहला पार्ट पढ़ा है। फर्स्ट जो पार्ट है इसका वो हमने पढ़ा, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, उनका वर्गीकरण कैसे किया गया है। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, सजातीय श्रेणी क्या होती है, हाइड्रोकार्बन्स के उदाहरण क्या हैं और उनके यूजेस क्या हैं। चलिए इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।